बड़ी अच्छी एक कॉमिक्स मिल गई, निर्धन की धनी बेटी। उम्मीद है इसकी स्टोरी ज़रूर आप लोग पसंद करेंगे। देखा, मैंने सेलेक्ट किया, चूज़ किया, तब फिर सोचा कि ज़रूर ये आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से इसका फ्रंट कवर देख लीजिए। मनोज चित्र कथा। भारत में इससे बेहतर पब्लिकेशन ना हुई, ना कभी हो सकती है। फिर से एक बार इसका फ्रंट कवर दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई थी, तो ये स्पेशल कॉमिक्स मैं डेडिकेट करता हूँ रिकू दास भैया जी को, शांतर मोहंती जी को, धीरेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, ये सभी मेरे चैनल को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए। खास कि रिकू दास जी भैया के लिए तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। उनके कमेंट ने काफ़ी मेरे अंदर सुधार किया। वो मेरे सबसे टॉप फैन हैं मेरे। उम्मीद करते हैं कि भैया अच्छे होंगे। किसी ज़माने में एक गांव में रुद्रधर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी थी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक बूढ़ा गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। लकड़हारे की बेटी कामली बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी। पूरे गांववासी उसे प्यार करते थे तथा उसका पिता रुद्रधर तो उसका चेहरा देखकर ही निहाल हो जाता था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बेटी से बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक ही लौट पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पीछे उदास न होना। आराम से खा पी कर सो जाना। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए जरूर कोई सुंदर सी वस्तु लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर ज़रा सावधान रहना, क्योंकि बाजार मनहूस स्थान होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। अतः जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा बात का ध्यान रखूँगा। लकड़हारे ने लंगड़े व मरियल घोड़े को चाबुक मारा और बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज़ लगाने लगा, अलाव लगाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। काफ़ी देर बाद उस बाजार में एक धनी व्यापारी आया और उसकी दृष्टि उस बुरे लकड़हारे पर पड़ी। लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ। इस फटीचर बूढ़े को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख मालूम पड़ता है। ए बूढ़े बाबा, सारी लकड़ियाँ बेचनी है? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? एक चांदी का सिक्का। महंगा सौदा है। खैर, क्या तुम लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, आला, इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तब ठीक है, ये लो चांदी का एक सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्के को अंटी में खोसने के बाद लकड़हारा अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे पीछे चल पड़ा। किस्मत से आज कमाई काफ़ी अच्छी हुई। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर के अहाते में पहुंचा। ठीक है, लकड़ियाँ यहीं छोड़ दो और तुम जाओ, जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारा घोड़े पर लदे लकड़ियों के गट्ठर से रस्सी खोलने लगा ताकि घोड़े को लेकर जा सके। यह देख धनी चिल्ला उठा, एक कमबख्त बूढ़े, यह तू क्या कर रहा है? हुजूर, मैं तो घोड़े से गट्ठर उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियाँ बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको एक चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियाँ बेची है। सारी लकड़ियाँ ही नहीं, बल्कि एक चांदी के सिक्के के बदले में तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियाँ बेचना नहीं स्वीकारा था कि लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? क्या? हाँ, शर्त के मुताबिक आज यह घोड़ा भी मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए चल यहाँ से चलता बन इसी वक्त। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। असल बात समझ में आते ही लकड़हारा बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने चीख चीख कर आस पड़ोस के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस बूढ़े लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया अब मुँह कर रहा है और सीनाजोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, यह तो यहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कहता है घोड़े को लेकर ही जाऊंगा।
रामलाल भैया, मेरी बात मानो तो इसे हाकिम के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति लकड़हारे को एक हाकिम के पास ले गया, जो कि उसका घनिष्ठ मित्र था, और उसने सारा किस्सा कह सुनाया। ये सारी बात सुनकर हाकिम ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने माल की पूरी कीमत मिल चुकी है और स्वयं ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष उसका है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। आह, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा लकड़हारा अपने नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो कमली का दिल अपने पिता की हालत देखकर धड़क उठा। क्या हुआ बापू, यह तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या बताओ बेटी, हमारे तो भाग्य ही पुठे है। वैसे हमारे पास धन के रूप में कुछ नहीं था, आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से जाता रहा। कहकर लकड़हारे ने अपनी सारी आप बीती उसे सुना दी। सारी बात सुनकर कामली ने अपने पिता को ढाढ़स बनाया और हाथ मुंह धुलाकर खाना परोस दिया। तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया और चारपाई से न उठ सका। अपने पिता की हालत देखकर कामली बोली, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं ही बाजार ही आती हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकली और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। कामली ने बूढ़े गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गए। यदि मुझे वह बेईमान धनी मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगी। बाजार पहुंचकर लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज वह धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। सूखी लकड़ियाँ ले लो सस्ते। वाह, भगवान ने आज भी मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा था, आज लकड़ियों के साथ उसका बूढ़ा गधा ही सही। लकड़ियाँ लो, सूखी लकड़ियाँ। ऐ लड़की, इस गट्ठर की क्या कीमत चाहती है? चांदी के 2 सिक्के हुजूर। ओह, सौदा महंगा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 3 चांदी के सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं मिल पड़ेगा हुजूर। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है, 2 सिक्कों में मंजूर हो तो बोलिए। यह लड़दार लड़की तो बड़ी सयानी बन रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज़ दूँ। ठीक है, मुझे 2 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन तुम्हें लकड़ियाँ जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनी की बात सुनकर बुद्धिमान कामली चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी है, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। अरे लड़की, जल्दी जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे उस पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। कामली की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंका, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। कामली गधे को हाँकती हुई धनी के पीछे चल पड़ी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून क्या शुरू होएगा। धनी के घर पहुंचकर, हुजूर लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, क्या सौदे की शर्त भूल गई? याद नहीं कि मैंने तुझसे कहा था लकड़ियाँ मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में है। यानी गधे समेत ही मैंने लकड़ियाँ खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो इस गधे को उस खंभे से बांध दो। ओह, मैं तो यह शर्त बिल्कुल ही भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ हुजूर, अभी गधा बांधे देती हूँ। और कामली ने चुपचाप गधे को रस्से से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दीजिए। जरूर जरूर, अभी लो। धनी ने जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और कामली की तरफ बढ़ाया। लो भाई, संभालो सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी थी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया, लेकिन आपने भी तो यह वायदा किया था कि
आप पैसे जिस उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है, अतः आप इन 2 सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। क्या बकती है लड़की। बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रहा हूँ। आपके 2 सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। क्या तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और कामली जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों बहनों सज्जनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलाओ। हे भगवान, यहाँ तो देने के लेने पड़ गए। अरे मोहल्ले वाले सुनो, अरे बेटी मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना अपना एक हाथ काट कर दे दें। अरे भाई, हाथ के बदले में मैं एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, एक सारी लकड़ियाँ और इन सब के साथ 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान करे इन लोगों को इकट्ठा मत करो। मुझे यह सब चीज़ें नहीं सुननी, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए सेठ जी। लो भाइयों बहनों, मुझ गरीब की आवाज़ सुनो और मेरी मदद करो। उफ, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। कामली का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां एकत्रित हो गए और कामली ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। अंत में बोली, आदरणीय लोगों, भाई बहनों, माताओं, अब आप ही सब फैसला करें और यदि सौदे के मुताबिक मुझे 2 चांदी के सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। सेठ रामलाल, कल इस सौदे के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपना हाथ इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें ज़बरदस्ती हाकिम के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम सब भी साथ चलेंगे। हाकिम का नाम सुनते ही धनी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है भाइयों, जब आप सबका यही फैसला है तो मैं स्वेच्छा से हाकिम के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग कामले और धनी के साथ उसी हाकिम के पास पहुंचे जो धनी का घनिष्ठ मित्र था। और इस बात को किसी की खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। उफ, अब अपने मित्र की जान इस विपदा से कैसे बचाऊं? यदि मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी समझेंगे, और यह बात बादशाह तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। मुझ गरीब के साथ साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। लड़की, हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे कि दोषी यह धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज़ है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? लेकिन मेरी मानो तो हाथ के बदले में जो कुछ धनी दे रहा है, इसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। हाकिम ने जब कामली को बहुत समझाया तो, ठीक है हुजूर, यदि आप कहते तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज़्यादा है। हुजूर, यह कीमत इसके एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार करें कृपया। अब देर न करके इसका हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में बूढ़े मेरे बापू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारा हाकिम अपने मित्र के बचाव में कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनी से कहना पड़ा। सेठ रामलाल, सारा कसूर तुम्हारा ही है, अतः शर्त के मुताबिक तुम अपना हाथ काट करके दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। हाकिम का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता। उसे कामनी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ऐ चालाक लड़की, ले यह सोने के 50 सिक्के, लेकिन तू यह मत समझना कि तू मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। विश्वास न हो तो आजमा करके देख लो। कामली की बात सुनकर तुरंत धनी के दिमाग में एक विचार आया। वाह, चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने के लिए तैयार है। क्यों न दूसरी चाल चलकर इससे अपने दी दौलत प्राप्त कर लो। अगले पल ही धनी बोल उठा, अरे बेवकूफ़ लड़की,
यदि तुझे अपनी अकल पर इतना ही घमंड है तो आ, लगा ले शर्त। हम दोनों हुजूर के सामने अपने अपने जीवन का एक अद्भुत और अविश्वसनीय से अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा लेकिन बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ, पर तू अपने 50 सिक्के ही दांव पर लगा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन ही वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे अकल का मुकाबला करने को तैयार हूँ सेठ जी। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर हाकिम भी अपने मन में की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और आम प्रजा भी तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है, अपना किस्सा सुनाओ। हाकिम का इशारा समझ धनी मन ही मन प्रसन्न उठा। यहाँ मौजूद लोग मूर्ख हैं और हाकिम मेरा घनिष्ठ मित्र है, अतः मेरी जीत निश्चित है। आहा, अब मुझे खोई रकम मुझे मिल जाएगी और इस चालाक लड़की को अच्छा सबक मिलेगा। फिर अपने मन की प्रसन्नता छुपाते हुए धनी ने ही किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मुझे अपनी तिजोरी में चने के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया। ओह, न जाने कमबख्त तिजोरी में कैसे आ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट खड़ा। अरे वाह, एक हफ्ते में मेरी खिड़की के सामने चने के पौधे इतने घने और ऊंचे पड़े के रूप में उग गए कि उनसे एक जंगल सा बन गया। ऊँट सवार और घुड़सवार कभी कभी तो उसमें कई कई दिनों तक भटकते रहते हैं। हे भगवान, ये कैसा घना चने का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनी किस्सा सुना रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ें चने के जंगल में घुस गई और गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितनी ही आवाज़ों दी, कितना ही ढूंढा, पर भेड़ों का नामो निशान तक न मिला। ओह मेरी 20 भेड़ें। दिन बीतते चले गए। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे कारिंदों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भेड़ें मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपने भेड़ों को ख्याल ही छोड़ दिया। अगर अपने लिए मन भर चने और का आटा पिसवाकर मैंने बाकी चना अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। चलो, जितने की भेड़ें गई उस चने की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, इतने दिन हो गए चने का आटा पिसवाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी अभी बना कर लाती हूँ, शीघ्र ही लीजिए। पेट भरकर चने की रोटी या सरसों का साग खाइए जी। वाह, मज़ा आ गया। परंतु अभी मैंने 2-4 कौर और ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से भेड़ के मिमियाने की आवाज़ आने लगी और मैं पूरी तरह घबरा उठा। मैं हाय, हे भगवान। इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी को समझ पाते, एक भेड़ मेरे मुंह से निकल कर कूदी। उफ, दैया री दैया। पलक झपकते हुई दूसरी, फिर तीसरी, और एक एक करके पूरी 20 भेड़ें मेरे मुंह से निकलकर सामने दौड़ने लगी। वे इतनी सारी भुटिया गई थी कि लगता था जैसे गाय की बच्चियां हो। ये तो हमारे चने के जंगल में खोई 20 भेड़ें हैं। बस यही मेरा किस्सा ख़त्म हुआ हुजूर। अब आप सब बताइए मेरा किस्सा कैसा रहा। हाकिम तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनी। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहाँ मौजूद सभी लोग भी चीख उठे। हाँ हाँ, धनी की कहानी बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वाह, बन गया काम। छोकरी को तो मेरी कहानी सच बनानी होगी, वरना उसे हारना पड़ेगा। लेकिन यह नज़ारा देखकर भी कामली के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। वह शांत स्वर में बोली, सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच ही लगता है।
फिर हो भी ना क्यों कि आप जैसे अक्लमंद और धनी लोगों के साथ तो इससे भी कहीं मज़ेदार घटनाएं घटती रहती है। ओह, तो मैं जीता। लाओ सोने के 50 सिक्के मुझे दो और यहीं से अपना मुंह काला करो। नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा फैसला भी तो ले लो, सुन लो, फिर फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा कौन हारा। ठीक है, तो अपना सुनाओ किस्सा। ऐसा नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तू अपना सुनाओ किस्सा। हाँ हाँ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब कामले ने अपना किस्सा सुना आरंभ किया।